क्या आप कभी खुद से पूछते हैं कि आखिर कुछ लोग हमेशा सफलता हासिल क्यों करते हैं, जबकि बाकी लोग बस कोशिश करते रहते हैं और थक जाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत सही दिशा में जाए और आपके सपने हकीकत बने? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे द पावर ऑफ फोकस किताब का पूरा सार। कैसे अपनी आदतों, सोच और कार्रवाई को सही दिशा देकर आप अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा और समय को बेकार नहीं गंवाना चाहते, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करें। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनती है। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि आदतें किस तरह हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। किताब कहती है कि सफलता कोई एक रात में नहीं आती। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों और लगातार दोहराए गए कामों का नतीजा होती है। अगर आप आज जो कर रहे हैं वही आने वाले महीनों या सालों तक करते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी का नतीजा भी वैसा ही रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी आदतों की जांच करें। कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी हमें पीछे खींच रही है। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों को छोटी बातें मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बातें धीरे धीरे बड़ा असर डालती है। जैसे देर से उठना, मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करना या काम को टालना। ये सब मिलकर आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी कर देते हैं। दूसरी ओर, अगर आप छोटी अच्छी आदतें बनाते हैं, जैसे समय पर उठना, अपने दिन की योजना बनाना या हर दिन कुछ नया सीखना, तो ये छोटी बातें मिलकर आपको सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाती है। किताब कहती है कि किसी भी नई आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका है छोटा शुरू करना। अगर आप एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी थक जाएंगे या बीच में छोड़ देंगे। इसलिए शुरुआत बहुत छोटे कदम से करें। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट की वॉक करें। यही 5 मिनट धीरे धीरे 20, 30, फिर 1 घंटे में बदल जाएंगे। एक और अहम बात यह है कि आदतें सिर्फ दोहराव से नहीं, जागरूकता से बनती है। पहले यह समझना जरूरी है कि आपको कौन सी नई आदत चाहिए और क्यों। जब आपका क्यों स्पष्ट होता है, तब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहती है। अगर आप केवल इसलिए बदलाव करना चाहते हैं कि सब कह रहे हैं, तो वो बदलाव टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैं अपनी सेहत सुधारना चाहता हूं ताकि अपने परिवार के साथ लंबा समय बिता सकूं, तो ये कारण आपको निरंतरता देगा। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि सफल लोग जानबूझकर अपनी आदतों को डिजाइन करते हैं। वे सुबह की रूटीन, पढ़ने की आदत, नेटवर्किंग या सेल्फ रिव्यू जैसी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। उनकी सफलता किसी रहस्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि रोज के अनुशासन का फल होती है। अगर आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो अपनी आदतों से शुरुआत करें। एक डायरी लें और लिखें कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी नहीं। जो आदतें आपको पीछे रख रही हैं, उन्हें धीरे धीरे बदलने का प्लान बनाइए, और जो आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं, उन्हें और मजबूत बनाइए। याद रखिए, आपका भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है। वो हर दिन आपके हाथों से बन रहा है, आपकी हर छोटी क्रिया और हर आदत से। इसलिए अब वक्त है अपनी आदतों को अपने सपनों के अनुरूप ढालने का। चैप्टर 2, यथार्थ को स्वीकार करें, अपनी सच्चाई का सामना करें। इस अध्याय में लेखक एक बेहद गहरी बात कहते हैं। जब तक आप अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। अक्सर हम अपनी जिंदगी की समस्याओं से भागते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन असली बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन की स्थिति कैसी है और उसमें हमारी क्या भूमिका रही है। बहुत से लोग अपने हालात को देखकर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन किताब हमें यह सिखाती है कि सवाल क्यों की जगह हमें कैसे,
पूछना चाहिए। यानी मैं इस स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता हूं, या मुझे आगे क्या करना चाहिए। जब आप अपने ध्यान को समस्या से हटाकर समाधान पर लगाते हैं, तो आप तुरंत अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं। लेखक बताते हैं कि यथार्थ से भागना असल में आत्मविनाश की शुरुआत है। जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, तो हम खुद को झूठी तसल्ली देने लगते हैं। धीरे धीरे ये एक नकली जीवन बन जाता है, जहां हम बाहर से तो सब ठीक दिखाते हैं, लेकिन भीतर असंतोष और डर बढ़ता जाता है। सच्चाई यह है कि हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां होती हैं। असफलता, आर्थिक दिक्कतें, रिश्तों में तनाव या आत्मविश्वास की कमी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन परिस्थितियों से भागते हैं और कुछ उनका सामना करके उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। यथार्थ स्वीकारना का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमजोरियों में फंसे रहें। इसका मतलब है आप साफ देखें कि स्थिति क्या है और फिर ठोस निर्णय ले कि अब आगे क्या करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो उसे पहले यह मानना होगा कि हां, मैं अभी कर्ज में हूं। जब यह स्वीकार हो जाता है, तभी वो एक वास्तविक योजना बना सकता है कि खर्च कैसे कम करें, आय कैसे बढ़ाएं। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सच से भागना आसान है, लेकिन सच को स्वीकार करना ताकत देता है। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आपके अंदर नियंत्रण की भावना आती है। अब आप बाहरी हालात के गुलाम नहीं रहते। आप कहते हैं, हां, ये मेरी जिंदगी है और मैं ही इसे बेहतर बना सकता हूं। यही सोच सफलता की असली शुरुआत है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को समय समय पर सच्चाई का सामना सत्र, रियलिटी चेक सेशन करना चाहिए। हफ्ते या महीने में एक बार बैठकर खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछिए। मैं कहां फंसा हुआ हूं? कौन से क्षेत्र में मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं? किस चीज को मैं टाल रहा हूं क्योंकि उससे डर लगता है? इन सवालों के जवाब आपको पहले थोड़े असहज कर सकते हैं, लेकिन यही असहजता आपकी वृद्धि का संकेत है। जब आप अपने डर, गलतियों और कमजोरियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने की ताकत जुटा पाते हैं। आखिर में किताब कहती है, ईमानदारी सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी जरूरी है। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं, तो कोई भी योजना, कोई भी लक्ष्य टिक नहीं सकता। यथार्थ को स्वीकार कीजिए, अपनी सच्चाई का सामना कीजिए, क्योंकि यही वो कदम है जो आपको भ्रम से निकालकर सच्ची सफलता की राह पर ले जाता है। चैप्टर 3, अपनी ताकतों पर फोकस करें, कमजोरियों पर नहीं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादा समय अपनी कमजोरियों को सुधारने में बर्बाद करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी कमियों को ठीक कर लेंगे, तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी ताकतों को पहचानते हैं और उन्हीं पर फोकस करते हैं। हर इंसान के पास कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं। कोई लोगों से बात करने में अच्छा होता है, कोई लिखने में, कोई तकनीक समझने में, तो कोई योजनाएं बनाने में। जब हम अपनी इन प्राकृतिक क्षमताओं को पहचानकर उन्हें और निखारते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर काम करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग अपने समय और ऊर्जा को वही लगाते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा ताकत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक बेहतरीन सेल्स पर्सन है, तो उसे अकाउंटिंग या डॉक्यूमेंटेशन में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपनी बिक्री कौशल, सेल्स स्किल्स को और मजबूत करे और उन कामों के लिए सही लोगों की मदद ले जो उसकी विशेषज्ञता के बाहर है। जब आप अपनी ताकतों पर काम करते हैं, तो काम आपको बोझ नहीं लगता। आप उसमें आनंद महसूस करते हैं और यही आनंद आपको फ्लो की अवस्था में ले जाता है, जहां काम और जुनून एक हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यही फ्लो स्टेट वो जगह है जहां लोग असाधारण परिणाम देते हैं। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक बिजनेस कोच कहते हैं कि उन्होंने कई साल अपनी कमजोरियों पर काम करने में बिताए, लेकिन असली प्रगति तब हुई जब उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे एक अच्छे लेखक
और वक्ता है, न कि एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट। जब उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोग जोड़े जो उनकी कमजोरियों को संभाल सकें, तो उनका बिजनेस कई गुना बढ़ गया। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि कमजोरियों को स्वीकार करो, लेकिन ताकतों पर फोकस करो। इसका मतलब है कि अपनी कमियों को अनदेखा मत करो, बल्कि उन्हें इस तरह संभालो कि वे तुम्हारी प्रगति में बाधा न बने। लेकिन अपने ध्यान का केंद्र हमेशा अपनी शक्ति बनाए रखो। इस फोकस को बढ़ाने के लिए लेखक एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। एक कागज लो और 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो मेरी ताकतें, वो चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं और जिनमें मैं स्वाभाविक रूप से अच्छा हूं। दूसरे कॉलम में लिखो मेरी कमजोरियां, वो काम जो मुझे बोझ लगते हैं या जिनमें मैं संघर्ष करता हूं। फिर खुद से पूछो, क्या मैं अपने दिन का 80% हिस्सा अपनी ताकतों का उपयोग करने में बिता रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अपनी दिनचर्या और जिम्मेदारियों को इस तरह व्यवस्थित करो कि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सको। इस अध्याय का सार यही है कि अपने आप को सुधारने की शुरुआत कमजोरियों से नहीं, ताकतों से करो। जब आप अपनी शक्ति के क्षेत्र में काम करते हैं, तो आत्मविश्वास, खुशी और सफलता, ये तीनों अपने आप बढ़ते जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में वो नहीं जीतता जो सब कुछ कर सकता है, बल्कि वो जीतता है जो अपनी एक चीज में महारत हासिल करता है और उसी में चमकता है। चैप्टर 4, समस्याओं को अवसर में बदलें, समस्या हल करने की कला। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक बात करते हैं कि समस्याएं दुश्मन नहीं होती, बल्कि वे छिपे हुए अवसर होती है। ज्यादातर लोग जब किसी चुनौती या मुश्किल का सामना करते हैं, तो घबरा जाते हैं, शिकायत करते हैं या उसे टाल देते हैं। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे हर समस्या में सुधार, सीख और विकास का मौका देखते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी समस्या से भागते हैं, तो वो और बड़ी बन जाती है। लेकिन जब हम शांत मन से उसका सामना करते हैं, तो हमें रास्ते दिखने लगते हैं। यही सोच द पावर ऑफ फोकस का मूल है। जहां ध्यान जाएगा, वही ऊर्जा बहेगी। अगर ध्यान डर पर होगा, तो डर बढ़ेगा। अगर ध्यान समाधान पर होगा, तो समाधान मिलेगा। इस अध्याय में प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि समस्याओं को भावनाओं से नहीं, प्रणाली, सिस्टम से हल करना चाहिए। सबसे पहले समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि असल समस्या क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो ये सिर्फ बिजनेस खराब है नहीं, बल्कि शायद मार्केटिंग सही नहीं, टारगेट ऑडियंस गलत चुनी है या टीम की कम्युनिकेशन कमजोर है। जब तक आप समस्या को सटीक नहीं पहचानेंगे, समाधान भी सटीक नहीं होगा। इसके बाद लेखक कहते हैं, सवाल पूछिए, बहाने नहीं। जब हम सवाल पूछते हैं, तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। जैसे, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये समस्या पहले हल की है? मैं कौन से छोटे कदम अभी उठा सकता हूं? इन सवालों से दिमाग रचनात्मक, क्रिएटिव मोड में चला जाता है और वही असली शक्ति है। फिर आता है तीसरा कदम, कार्य योजना, एक्शन प्लान बनाना। किताब में कहा गया है कि विचार तब तक बेकार है जब तक उन पर अमल न हो। हर समस्या के लिए एक छोटा, ठोस कदम तय करें और उसी पर काम शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी समस्या समय की कमी है, तो समाधान हो सकता है सुबह 30 मिनट पहले उठना या मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि समस्याओं को हमेशा नकारात्मक न माने। बहुत बार कोई मुश्किल स्थिति हमें ऐसी दिशा दिखा देती है जो हमने पहले कभी नहीं सोची होती। कई सफल बिजनेस, इनोवेशन और विचार असल में किसी न किसी समस्या से ही जन्मे हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक संतुलन। जब कोई चुनौती आती है, तो गुस्सा, डर या निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि भावनाएं समाधान नहीं देती,
वे सिर्फ धुंध पैदा करती है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, थोड़ा रुके, गहरी सांस ले और खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूं। ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन आपके मन की दिशा बदल देता है। किताब में कहा गया है कि हर समस्या एक अनसुलझा सवाल है और हर सवाल का जवाब मौजूद है। आपको बस फोकस सही जगह रखना है। इस अध्याय का सार यही है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप उनका सामना कैसे करते हैं, यही आपकी सफलता तय करता है। जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह स्थिति मुझे किस दिशा में बढ़ने के लिए कह रही है? इन सवालों के जवाब ही आपकी प्रगति का रास्ता बनाएंगे। याद रखिए, महान लोग समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर उनसे आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने के लिए सही फोकस चाहिए। चैप्टर 5, उत्कृष्ट संबंध बनाएं। रिश्तों की असली ताकत समझें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या योग्यता पर नहीं, बल्कि आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। जिंदगी में चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, रिश्ते ही वो पुल है जो आपको अवसरों, सहयोग और समर्थन से जोड़ते हैं। अगर आप अपने आसपास सही और भरोसेमंद लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, तो आपकी यात्रा कहीं ज्यादा आसान और सार्थक हो जाती है। किताब में कहा गया है कि रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। जब आप किसी से ईमानदारी, मदद और सम्मान के रूप में कुछ जमा करते हैं, तो जब जरूरत पड़ती है, वही रिश्ता आपको सहयोग के रूप में वापस मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लेने की कोशिश करेंगे, कभी सुनेंगे नहीं, मदद नहीं करेंगे या सिर्फ अपने मतलब से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे वो रिश्ता खाता खाली हो जाएगा। लेखक इस अध्याय में एक बहुत सुंदर विचार साझा करते हैं, डबल विन या विन विन रिलेशनशिप्स का। इसका मतलब है कि हर रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां दोनों पक्षों को लाभ हो, दोनों का सम्मान हो और दोनों एक दूसरे की वृद्धि में योगदान दे। अगर रिश्ता एकतरफा हो जाए, यानी एक हमेशा देता रहे और दूसरा हमेशा लेता रहे, तो वो टिक नहीं पाता। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास सबसे अहम नींव है। विश्वास समय के साथ बनता है और एक झूठ, एक धोखा या एक असम्मान भरा शब्द उसे तोड़ सकता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि अपने शब्दों और वादों के प्रति सच्चे रहें। अगर आप कहते हैं कि मैं कॉल करूंगा या मैं मदद करूंगा, तो उसे निभाएं। ये छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें भरोसे की बड़ी दीवार बनाती है। किताब यह भी कहती है कि अच्छे संबंध सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी जरूरी है। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, खुद पर भरोसा नहीं करते, तो आप दूसरों के साथ भी सही जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ ईमानदारी और दयालुता रखें। अपनी भावनाओं को समझें, खुद को माफ करें और अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें। जब आपके अंदर आत्मविश्वास और शांति होगी, तो वही ऊर्जा आपके हर रिश्ते में झलकेगी। लेखक रिश्तों के रखरखाव के लिए कुछ सरल सुझाव भी देते हैं। हर हफ्ते किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले। किसी दोस्त या सहकर्मी को धन्यवाद कहे बिना किसी अपेक्षा के। किसी के जीवन में छोटा सा योगदान दे, चाहे वो एक सलाह हो, एक सराहना या एक मुस्कान। ये छोटी कोशिशें आपकी सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल, को बहुत गहराई से बढ़ाती है। एक और जरूरी बात यह है कि आपको यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता आपके लिए नहीं बना होता। अगर कोई रिश्ता लगातार नकारात्मकता, तुलना या थकान दे रहा है, तो उससे दूरी बनाना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, गिराते नहीं, क्योंकि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इस अध्याय का सार यही है, रिश्ते वो आईना है जिसमें आपकी असली सफलता झलकती है। सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में आपका प्रभाव
और आपका व्यवहार ही आपकी असली विरासत है। इसलिए लोगों के साथ सच्चाई, सम्मान और करुणा से पेश आए, क्योंकि अंत में याद रखा जाने वाला आपका पद नहीं, बल्कि वो एहसास होगा जो आपने अपने रिश्तों में छोड़ा। चैप्टर 6, आत्मविश्वास की ताकत। खुद पर विश्वास ही असली फोकस है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता की सबसे गहरी जड़ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा, संसाधन या मौके हो, आप उनका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने भीतर विश्वास जगाते हैं, तो असंभव लगने वाले काम भी संभव बन जाते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से बनता है। ये तब पैदा होता है जब आप खुद को साबित करते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, वादों को निभाते हैं और खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आपके अंदर का भरोसा गहराता जाता है। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप कोई वादा निभाते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास की दीवार में एक ईंट जोड़ते हैं। बहुत से लोग आत्मविश्वास की कमी से इसलिए जूझते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। वो देखते हैं कि किसी और की जिंदगी कितनी बेहतर दिख रही है और फिर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन किताब स्पष्ट कहती है कि तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको अपनी प्रगति दूसरों से नहीं, अपने कल से तुलना करनी चाहिए। हर दिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूं। यही स्थायी आत्मविश्वास की नींव है। लेखक आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी सुझाते हैं। पहला, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने मन में बातें करते रहते हैं। कभी खुद को कोसते हैं, कभी डरते हैं, कभी उम्मीद खो देते हैं। अगर आप ये बातचीत बदल दें, तो आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं, मैं लगातार बेहतर हो रहा हूं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। दूसरा, तैयारी, प्रेपरेशन। किताब में बताया गया है कि आत्मविश्वास बिना तैयारी के नहीं टिकता। जो लोग लगातार अभ्यास करते हैं, सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं, वही चुनौतियों के सामने स्थिर रहते हैं। जितनी बेहतर आपकी तैयारी होगी, उतना ही मजबूत आपका आत्मविश्वास होगा। तीसरा, सफलताओं को याद रखना। हम अक्सर अपनी असफलताओं को याद रखते हैं, लेकिन अपनी जीतों को भूल जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हर छोटी सफलता को मनाइए, उसे लिखिए और महसूस कीजिए। यह आपके मन को यह संदेश देता है कि मैं जीत सकता हूं, और यही भावना अगले कदम के लिए प्रेरणा देती है। किताब यह भी कहती है कि आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं होता। आत्मविश्वासी व्यक्ति विनम्र होता है, क्योंकि उसे अपनी क्षमता का पता होता है और उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो शांत, केंद्रित और दृढ़ रहता है। वो दूसरों को दबाने के बजाय उन्हें प्रेरित करता है। अगर कभी आपका आत्मविश्वास गिरने लगे, तो खुद को ये याद दिलाइए कि आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और जीत हासिल की है। हर इंसान के भीतर पहले से ही शक्ति मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत होती है। आत्मविश्वास वही शक्ति है जो डर को साहस में और शक को यकीन में बदल देती है। इस अध्याय का सार यही है, खुद पर विश्वास करना ही सफलता का पहला और सबसे अहम कदम है। दुनिया तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर नहीं करते। इसलिए खुद से वादा करें कि आप अपने सपनों, अपनी क्षमता और अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए जुट जाता है। चैप्टर 7, मांगो जो तुम चाहो, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। अगर तुम नहीं मांगोगे, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम उसे कभी स्पष्ट रूप से मांगते ही नहीं।
कई बार हम सोचते हैं कि लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया आपके मन की बात नहीं पढ़ सकती। आपको अपनी जरूरतें, अपने लक्ष्य और अपनी इच्छाएं साफ और आत्मविश्वास से व्यक्त करनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता की निशानी है। जब आप किसी चीज को मांगते हैं, तो आप अपने सपनों को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मांड को एक साफ संकेत देते हैं कि आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो प्रमोशन हो, किसी प्रोजेक्ट में मौका, प्यार या किसी की मदद। अगर आप बोलते नहीं, तो दूसरा व्यक्ति ये मान लेता है कि आपको जरूरत ही नहीं है। कई लोग मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें सुनने को मिलेगा या लोग उन्हें जरूरतमंद समझेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि ना, कोई असफलता नहीं है। वो बस अगला रास्ता दिखाने वाला शब्द है। हर तना आपको उस हाँ के और करीब ले जाता है जो आपके लिए सही है। सफल लोग बार बार मांगते हैं, बार बार अस्वीकृति झेलते हैं, लेकिन हर बार सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, लोग वही देते हैं जो आप उनसे मांगते हैं, न कि जो आप सोचते हैं। इसलिए आपको यह पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी भ्रमित रहेगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों और जरूरतों को लिखें, बिल्कुल साफ और विशेष रूप से। उदाहरण के लिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए की जगह लिखिए, मैं अगले 6 महीनों में एक ऐसी नौकरी चाहता हूं जिसमें मैं अपनी लेखन क्षमता का उपयोग कर सकूं और प्रति माह 80,000 रुपए कमा सकूं। जब आपकी मांग स्पष्ट होती है, तो आपकी दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। मांगने की एक और अहम कला है आभार, ग्रैटिट्यूड के साथ मांगना। कभी किसी से कुछ इस भावना से मत मांगो कि आप कमजोर हैं, बल्कि इस भावना से कि आप योग्य हैं और ब्रह्मांड की समृद्धि में आपका भी हिस्सा है। जब आप विनम्रता और आत्मविश्वास से मांगते हैं, तो लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं और आपकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि मांगना सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से और ईश्वर या ब्रह्मांड से भी होता है। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किस चीज की दिशा में काम करना चाहता हूं। यह अभ्यास आपके मन को केंद्रित रखता है और आपको याद दिलाता है कि आपकी इच्छा ही आपकी दिशा तय करती है। लेखक बताते हैं कि मांगने के 3 चरण हैं। पहला, स्पष्टता, आप क्या चाहते हैं ये जानिए। दूसरा, साहस, उसे ईमानदारी और आत्मविश्वास से बोलिए। तीसरा, विश्वास, ये मानिए कि आपको सही समय पर सही चीज मिलेगी। इस अध्याय का सार यही है, जिंदगी में जो चाहते हो उसे पाने के लिए पहले उसे मांगना सीखो। कभी ना से डरना नहीं, क्योंकि हर ना के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। अपने सपनों को आवाज दो, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बोलते हो, तभी वे वास्तविकता बनना शुरू करती है। याद रखो, ब्रह्मांड उसी को देता है जो मांगने की हिम्मत रखता है। इसलिए झिझक छोड़ो, आत्मविश्वास जगाओ और खुले दिल से मांगो जो तुम सच में चाहते हो, क्योंकि यही फोकस की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, लगातारता और दृढ़ता। हार मत मानो, बने रहो रास्ते पर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि लगातार छोटे कदमों से मिलती है। दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे बीच में ही रुक जाते हैं। वे शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, सफल और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क यही है कि सफल व्यक्ति तब भी चलता रहता है जब बाकी सब रुक जाते हैं। लगातारता, कंसिस्टेंसी और दृढ़ता, परसिस्टेंस, ही वो गुण हैं जो औसत लोगों को असाधारण बनाते हैं। हर सपना, हर लक्ष्य समय और मेहनत मांगता है। अगर आप तुरंत नतीजे की उम्मीद करेंगे, तो आप निराश होंगे। किताब समझाती है कि असली फोकस का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे हालात अनुकूल हो या नहीं।
लेखक कहते हैं कि लगातारता बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। प्रेरणा, मोटिवेशन तो कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन अनुशासन वो शक्ति है जो तब भी काम करवाती है जब मन नहीं करता। जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक दैनिक आदत बना लेते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ने का नियम बना ले तो एक साल में आप 25 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। यह वही शक्ति है जो लगातारता देती है। दूसरी जरूरी चीज है धैर्य, पेशेंस। हर बड़ा परिणाम समय लेता है। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, लेकिन वो बढ़ता जरूर है। आपका काम है हर दिन उसे सींचते रहना। किताब कहती है, अगर आपने मेहनत सही दिशा में की है तो नतीजे देर से आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। लेखक ये भी बताते हैं कि असफलता को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानिए। हर ठोकर एक सबक लेकर आती है। अगर आप गलती से डरकर पीछे हट जाते हैं तो आप सीखने का मौका खो देते हैं, लेकिन अगर आप हर गलती से कुछ सीखते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं तो वही अनुभव आपकी अगली सफलता की नींव बनता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग नेवर गिव अप के प्रतीक माने जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दृढ़ता सिर्फ जिद नहीं होती, बल्कि समझदारी से टिके रहना होता है। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो उसी रास्ते पर जबरदस्ती चलते रहना बुद्धिमानी नहीं है। दृढ़ता का मतलब है लक्ष्य वही रखो, लेकिन रास्ता बदलने से मत डरो। जैसे नदी अपना रास्ता मोड़ सकती है, लेकिन समंदर तक पहुंचना नहीं छोड़ती। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि अपनी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए अपने लक्ष्य को बार बार याद करें। एक लिस्ट बनाएं, यानी क्यों ये लक्ष्य आपके लिए जरूरी है। जब आप थकान या निराशा महसूस करें तो उस सूची को पढ़ें। आपका क्यों ही आपकी ऊर्जा को फिर से जगाएगा। इस अध्याय का सार यही है, सफलता का राज तेजी से नहीं, बल्कि निरंतरता से है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, कभी रुकना नहीं, और हर झटके से सीख लेना, यही असली जीत का रास्ता है। याद रखिए, जो लोग लगातार चलते रहते हैं अंत में वही मंजिल तक पहुंचते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको परफेक्ट होने की नहीं, बस दृढ़ और स्थिर रहने की जरूरत है। क्योंकि जब आप रुकते नहीं तो दुनिया भी आपके आगे झुकती है। चैप्टर 9, निर्णायक कार्रवाई करो। सोचने से नहीं, करने से बदलाव आता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्ञान, विचार और योजनाएं तभी मायने रखती है जब उन पर कार्रवाई, एक्शन की जाए। किताब का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि बहुत से लोग अपने सपनों, योजनाओं और आइडियाज को सिर्फ सोचने या लिखने तक सीमित रखते हैं। वे कहते हैं, कभी ना कभी मैं ये करूंगा, लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं। लेखक स्पष्ट कहते हैं, कार्रवाई सफलता और असफलता के बीच की असली रेखा है। बहुत लोग तब तक कदम नहीं उठाते जब तक उन्हें यह महसूस ना हो जाए कि सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। अगर आप सही पल का इंतजार करते रहेंगे तो वो पल कभी नहीं आएगा। इसलिए जो भी लक्ष्य है, चाहे बिजनेस शुरू करना हो, नई स्किल सीखनी हो या जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना, शुरुआत आज करें, अभी करें। किताब कहती है, सही समय तब आता है जब आप कदम उठाते हैं। लेखक इस अध्याय में डिसाइसिव एक्शन यानी निर्णायक कार्रवाई का महत्व समझाते हैं। निर्णायक व्यक्ति वही होता है जो सोचता है, तय करता है और तुरंत कदम उठाता है। वो अनिश्चितता में भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि कार्रवाई से ही स्पष्टता आती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि पहले सब कुछ समझ लेंगे, फिर शुरू करेंगे, लेकिन असल में चीजें तभी साफ होती है जब आप रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। किताब में एक विचार दिया गया है, मोशन वर्सेस एक्शन। मोशन का मतलब है तैयारी करना, योजना बनाना, रिसर्च करना, यानी सब कुछ करना, लेकिन असली काम शुरू न करना। एक्शन का मतलब है
पहला कदम उठाना, भले वो छोटा हो। जैसे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो अध्याय का ढांचा बनाना या शीर्षक तय करना मोशन है, लेकिन पहला पैराग्राफ लिखना असली एक्शन है। लेखक कहते हैं कि सफलता हमेशा एक्शन वाले लोगों के पास जाती है, सोचते रहने वालों के पास नहीं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि कार्रवाई का मतलब सिर्फ भागदौड़ नहीं, बल्कि स्मार्ट एक्शन है। सोच समझकर, फोकस के साथ किए गए कदम हमेशा बिना दिशा की मेहनत से बेहतर होते हैं। इसलिए पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, फिर उसे छोटे छोटे कार्यों में बांट दें और हर दिन कम से कम एक कदम जरूर उठाएं। एक छोटा कदम हर दिन, यही बड़ा बदलाव लाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि कार्रवाई करने के लिए डर पर काबू पाना जरूरी है। हर इंसान को डर लगता है, असफलता का, आलोचना का या असुविधा का। लेकिन डर से बचने का एक ही तरीका है, उसे झेलते हुए आगे बढ़ना। जैसे ही आप एक कदम डर के बावजूद उठाते हैं, वही कदम आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और अगला कदम आसान बन जाता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, तुरंत निर्णय लेना। लेखक कहते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और उसे बदलने में धीमे, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में धीमे और उसे बदलने में तेज होते हैं। इसका मतलब है कि अपनी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन पर भरोसा करें। अगर कोई चीज आपके दिल को सही लगती है तो उसे टाले नहीं। कभी कभी एक छोटा फैसला ही पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। इस अध्याय का सार यही है, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें साकार करने वाले वही हैं जो कदम उठाते हैं। सिर्फ सोचने से कोई पहाड़ नहीं हिलता, पहला कदम ही असंभव को संभव बनाता है। याद रखिए, काम शुरू करने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। इसलिए अब देर मत कीजिए, उठिए, कदम बढ़ाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। चैप्टर 10, उद्देश्य के साथ जीना और काम करना। अपने जीवन का वास्तविक केंद्र खोजें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली सफलता और संतोष केवल तब मिलते हैं जब आप अपने जीवन और काम को किसी बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। कई लोग रोजमर्रा के काम बस मजबूरी या आदत के कारण करते हैं, बिना ये सोचे कि उनका असली लक्ष्य क्या है। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं, तो हर कदम आपको ऊर्जा, स्पष्टता और प्रेरणा देता है। किताब में कहा गया है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब ये नहीं कि हर दिन बड़े लक्ष्य हासिल करने हों, बल्कि ये समझने का तरीका है कि आपकी गतिविधियां आपके मूल्य और दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़ी है। जब आपका काम आपके उद्देश्य से मेल खाता है तो कठिनाइयां भी सहनीय लगती है और रोजमर्रा की चुनौतियां भी आपके विकास का हिस्सा बन जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अपने उद्देश्य को खोजने के लिए आपको अपने मूल्यों और जुनून पर ध्यान देना होगा। पूछिए खुद से, मैं किन चीजों में सच में विश्वास करता हूं? मेरी ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो दूसरों के लिए मूल्य जोड़ सकती हैं? मैं किस काम को करते समय समय का पता ही नहीं लगाता? इन सवालों के जवाब आपके उद्देश्य की दिशा दिखाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। अपने जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्र चुनिए: व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन और सामाजिक योगदान। हर क्षेत्र में सोचिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। फिर उन लक्ष्यों को छोटे, दैनिक कार्यों में बांट दीजिए ताकि हर दिन का काम आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा रहे। किताब यह भी कहती है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य बनाता है। जब आप अपने काम में उद्देश्य रखते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और समाज में स्थायी योगदान छोड़ते हैं। इसलिए उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समग्र प्रभाव का माध्यम भी है। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि जब आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य एक साथ चलते हैं तो आप केवल सफल नहीं होते, बल्कि संतुष्ट
और खुशहाल भी रहते हैं। किताब में कहा गया है, जो लोग सिर्फ काम करते हैं वे थक जाते हैं, जो लोग उद्देश्य के साथ काम करते हैं वे चमकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अपने जीवन का उद्देश्य जानो, उसे अपने काम और रोजमर्रा की गतिविधियों से जोड़ो और हर दिन अपने उद्देश्य के अनुसार सक्रिय रहो। जब आपका काम और जीवन आपके बड़े उद्देश्य के अनुरूप होगा तो सफलता, संतोष और स्थायी प्रभाव अपने आप मिलेंगे। याद रखिए, उद्देश्य वही शक्ति है जो आपके सपनों को स्थायी बनाती है और आपके फोकस को एक स्पष्ट दिशा देती है। जब आप स्पष्ट उद्देश्य के साथ चलते हैं तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ फोकस का पूरा सार। हमने जाना कि कैसे हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारे कार्य हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में यही बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही एक कदम उठाइए, अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए और अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके लिए कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। याद रखिए, सफलता की दिशा हमेशा फोकस के साथ तय होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें।